2023 में एक रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग जिनके पास $1 मिलियन से भी ज़्यादा की दौलत है, वो पूरी दुनिया की लगभग आधी वेल्थ अपने पास रखते हैं। इस वेल्थ की वैल्यू करीब $214 ट्रिलियन है। और अब जरा दूसरी तरफ देखिए, दुनिया के 40% एडल्ट्स जिनके पास $10,000 से भी कम है, वो मिलकर भी दुनिया की 1% से कम वेल्थ ओन करते हैं। यूबीएस यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के हिसाब से वेल्थ का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, उसमें आपका पैसा, इन्वेस्टमेंट, घर सब आता है और उस पर लिया गया कर्ज घटाकर। अब सवाल सीधा है, अमीर और गरीब के बीच इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों? क्या इसकी वजह पूरी तरह से कैपिटलिज्म है या फिर सोशलिज्म भी अपना वादा निभाने में फेल हो चुका है? रियलिटी ये है कि आज कोई भी देश शुद्ध रूप से किसी एक सिस्टम पर नहीं चलता। आज की दुनिया में ज़्यादातर देश मिश्रित सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा सिस्टम सही है या गलत। असली सवाल ये है कि कौन सा सिस्टम 21वीं सदी के चैलेंजेस के साथ खुद को ढाल सकता है। कैपिटलिज्म का मतलब लोग अपना बिजनेस खुद ओन करते हैं और पैसा कमाना मेन गोल होता है। और वहीं सोशलिज्म का मतलब जहां सरकार या कम्युनिटी चीज़ों को ओन करती है ताकि लोगों की ज़िंदगी अधिक से अधिक बराबर हो। कैपिटलिज्म का मतलब इंडिविजुअल्स या कंपनीज बिजनेस को ओन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी अपने खुद के पैसे से या इन्वेस्टर्स के पैसों से एक फैक्ट्री या एक स्टार्टअप शुरू करता है। वो मशीनें, बिल्डिंग्स, टूल्स सब कुछ खरीदता है और फिर वो वर्कर्स को हायर करता है और वर्कर्स काम करते हैं और उनकी सैलरी फिक्स्ड रहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो प्रॉफिट बनेगा वो मालिक के पास जाएगा, वर्कर्स के पास नहीं। तो कैपिटलिज्म में पैसा, फैक्ट्रीज और जो कुछ भी बन रहा है वो प्राइवेट ऑनर्स का है। प्योर कैपिटलिज्म का मतलब है कि सरकार का कम से कम दखल देना। इसमें लोग अपनी डील्स, चीज़ों को खरीदना, बेचना खुद करते हैं। सरकार केवल लॉ को एनफोर्स करती है, लेकिन असल में सभी कैपिटलिस्ट कंट्रीज मिक्स्ड सिस्टम को अपनाते हैं। सरकार कंपनियों के लिए नियम बनाती है, जैसे बैंकों के लिए या सुरक्षा के लिए, और अक्सर सड़क, स्कूल या बिजली जैसी जरूरी सेवाएं खुद भी चलाती है। आसान शब्दों में कैपिटलिस्ट देशों को भी कानून, अदालतों और थोड़ा बहुत सरकार की आवश्यकता होती है मार्केट को सही से चलाने के लिए। कैपिटलिज्म का मेन गोल है प्रॉफिट बनाना। कंपनीज एक दूसरे से compete करती है उस दाम में किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जिस दाम में लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, और इस कंपटीशन से प्रोडक्ट और भी बेहतर बनते हैं और नए आइडियाज आते हैं। चीज़ों के दाम सप्लाई और डिमांड पर निर्भर होता है, मतलब मार्केट में कोई चीज़ कितनी उपलब्ध है और लोग उसे कितना खरीदना चाहते हैं। इस व्यवस्था में बिजनेस ऑनर्स अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं। फिर वर्कर्स के वेतन और खर्चे देने के बाद जो कुछ भी बचता है वो उनका प्रॉफिट हुआ। कैपिटलिज्म के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि इस व्यवस्था से सभी लोगों को मदद मिलती है क्योंकि ये जॉब क्रिएट करता है और लोगों यानी जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास कई ऑप्शंस आते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कई फास्ट फूड कंपनीज एक दूसरे से compete करती हैं ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। प्रॉफिट बनाने के लिए वो सस्ता खाना, फास्ट सर्विस और नए खाने के मेन्यू को लाते हैं। एक कंपनी होम डिलीवरी वाले ऑप्शन को लाती है तो दूसरी कॉम्बो ऑफर्स को। यही कंपटीशन इन कंपनीज को पुश करता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और भी एफिशिएंटली काम करने के लिए, ताकि कस्टमर्स को कम दाम में ज़्यादा चॉइसेस मिले। और वहीं जो इस सिस्टम के अगेंस्ट है उनका कहना यह है कि अगर कैपिटलिज्म में कोई रोक टोक ना हो तो ये अमीर और गरीब के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप बनाता है। साथ ही साथ कैपिटलिज्म सभी को हेल्प करने का वादा भी नहीं करता है, क्योंकि हर चीज़ का एक प्राइस टैग होता है और अगर लोग बेसिक चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर पाते तब बिना सरकार की हेल्प के कुछ लोग सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। इसके विपरीत सोशलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जहां फैक्ट्रीज, जमीनें, पावर प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट सब कुछ किसी एक आदमी का नहीं बल्कि सबका होता है। अक्सर सरकार या वर्कर ग्रुप्स इन्हें चलाते हैं। जैसे कैपिटलिज्म में कुछ अमीर लोग बड़े बिजनेस और प्रॉफिट अपने पास रखते हैं। इसके विपरीत सोशलिज्म में यही सब चीज़ें लोगों की हेल्प करने में लगाया जाता है। सोशलिस्ट व्यवस्था ये कहती है कि आम लोगों के पास उनका पर्सनल सामान जैसे फ़ोन, कपड़े और मकान उनका खुद का होता है, लेकिन प्रोडक्टिव चीज़ें जैसे पैसा, कोई बड़ी फैक्ट्री या पावर प्लांट ये सब का होता है। सोशलिज्म का मेन गोल यही है कि संस्थाओं का मालिक केवल व्यक्ति ना हो बल्कि उसका फ़ायदा हर किसी को मिले। इन शॉर्ट, सोशलिज्म में वेल्थ लोगों में बराबरी से बटे, ना कि केवल एक व्यक्ति के पास हो। सोशलिस्ट व्यवस्था में सरकार का इकोनॉमी चलाने में बड़ा रोल रहता है।
गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि चीज़ें कैसी बननी चाहिए और उसको कैसे लोगों में बांटना है, ना कि उसको मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाए। रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें जैसे खाने पीने के सामान और पेट्रोल डीजल, इन सभी के दाम सरकार तय करती है। सरकारें अक्सर स्ट्रांग पब्लिक सपोर्ट को प्रोवाइड करती हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, घर और पेंशन्स। और इन सभी फ्री सर्विसेज का खर्च उठाने के लिए टैक्स अक्सर ज़्यादा लिया जाता है, खासकर अमीर लोगों से। एक परफेक्ट सोशलिस्ट व्यवस्था में लोगों की बेसिक नीड्स जैसे खाना, हेल्थ केयर और एजुकेशन का ध्यान रखा जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना कमा रहा है। कार्ल मार्क्स ने 1875 के अपने बुक क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में कहा है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, मतलब हर आदमी अपनी ताकत के हिसाब से काम करे और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे मिले। समाजवाद के सपोर्टर्स का मानना है कि इस व्यवस्था से गरीबी खत्म होती है और लोग अधिक अमीर नहीं बनते। लेकिन यहाँ एक समस्या भी है। क्रिटिक्स का मानना है कि जब जहाँ प्रॉफिट और कंपटीशन नहीं होता, तब सरकार अक्सर गलत फैसले लेती है और इससे सामानों की कमी, बर्बादी या घटिया सेवाएं जैसे समस्या क्रिएट हो जाती है। और वहीं अगर सबको एक बराबर इनाम मिलेगा तो लोगों में हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन नहीं जगेगा। और इसके कारण यहाँ तक कि सोशलिस्ट देश भी छोटे प्राइवेट बिजनेसेस या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करती है ताकि चीज़ें आसानी से चल सकें। इसी वजह से सोशलिज्म का मानना है कि मुनाफा यानी प्रॉफिट हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए और सोसाइटी को हेल्प करना ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। असल में कोई भी देश ना तो कैपिटलिज्म और ना ही सोशलिज्म को फॉलो करती है, बल्कि ज़्यादातर देश मिक्स्ड इकोनॉमी का यूज़ करती हैं। जैसे अमेरिका मोस्टली एक पूंजीवाद देश है, लेकिन फिर भी सरकार सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक स्कूल्स और कानून बनाती है चीज़ों को सही तरीके से चलाने के लिए, ताकि बड़ी कंपनियां लोगों के साथ गलत ना करें। वहीं दूसरी तरफ चाइना, जहां उसके पास टेक कंपनीज भी हैं और सरकार बड़े बैंक्स को अपने कंट्रोल में रखती है। चलिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को साइड में रखकर एक्चुअल रिजल्ट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, IMF के अकॉर्डिंग 2024 में इंडिया की ग्रोथ 6.8% थी, क्योंकि लोग चीज़ों को खरीद रहे हैं और यंग वर्कर्स भी बढ़ रहे हैं। वहीं चाइना की ग्रोथ 2024 में 5% थी और US 2.8% की दर से बढ़ा। तो इससे ये साफ दिखाई देता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी पॉलिसीज और अच्छे हालातों पर निर्भर करता है, ना कि कोई देश किस पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करता है। इनोवेशन वहीं होता है जहां पैसा, सपोर्ट और प्रोत्साहन मिलता है। दोनों यानी फ्री मार्केट और गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल मार्केट में सफलताएं देखने को मिली हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च की बात की जाए तो चाइना ने रिसर्च और डेवलपमेंट में 8.7% की स्पेंडिंग को बढ़ाया है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट देशों से ज़्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो R&D फील्ड में केवल 1.7% की स्पेंडिंग की है और वहीं यूरोपियन यूनियन ने 1.6% की स्पेंडिंग की है। रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च की बात की जाए तो अब चाइना USA जितना या उससे अधिक स्पेंड कर रहा है। परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसका मतलब एक आसान एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे $1 से आप इंडिया में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं अमेरिका में $1 की तुलना में। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चाइना का 2023 में रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च अमेरिका के 96% तक पहुँच गया है और यही 10 साल पहले 72% था। सामान्य डॉलर एक्सचेंज रेट से देखें तो 2023 में चाइना ने 49% स्पेंडिंग की और यही 2013 में 42% था। इससे ये प्रूव होता है कि सोशलिज्म खुद भी नए आइडियाज़ या प्रोग्रेस को नहीं रोकता है। मैटर ये करता है कि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट्स हों और लोगों को चीज़ों पर इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज किया जाए, और ये आप सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों देशों में देख सकते हैं। 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी सफलता रही है कि पूरे विश्व में गरीबी की संख्या में गिरावट। चाइना ने पिछले 40 सालों में लगभग 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जिनमें से ज़्यादातर लोग दिन के लगभग $2 से भी कम गुजारा करते थे और वर्ल्ड बैंक इसी पैमाने से गरीब लोगों को मापता है। ऐसा इसलिए हुआ कि चाइना की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ी और सरकार ने भी रूरल सपोर्ट, एजुकेशन और जॉब जैसी चीज़ों पर फोकस किया। इंडिया ने भी काफ़ी प्रोग्रेस किया है। इंडिया में लगभग 17 करोड़ लोग जो ज़्यादा गरीब थे उनको गरीबी से बाहर निकाला है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी रिपोर्ट में ये स्वीकार किया है। रिपोर्ट ये कहता है कि लोगों की रोज़ की कमाई $2.15 से भी कम थी और इसमें काफ़ी गिरावट आई है। 2011-12 में लगभग 100 में से 16 लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और 2022-23 के बीच अब सिर्फ लगभग 100 में से 2 लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं।
ग्लोबली देखा जाए तो जहां 1990 में लगभग 2.31 बिलियन लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और 2025 तक ये नंबर्स अब 80 करोड़ तक रह गया है। डेटा यही दिखाता है कि गरीबी को खत्म करने के लिए शुद्ध समाजवाद की आवश्यकता नहीं होती। बड़ी सफलता मिक्स्ड इकोनॉमीज जैसे देशों को मिली है जहां सरकार और बाजार दोनों मौजूद है। कुछ सोशलिस्ट देश जैसे क्यूबा में गरीबी कम है लेकिन वहां पैसा भी कम है, और वहीं वेनेजुएला की 2010 के बाद सोशलिस्ट पॉलिसीज के चलते गरीबी बढ़ी। जब किसी देश की इनकम बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि गरीबी कम होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि देश सोशलिस्ट है या कैपिटलिस्ट। चाइना और इंडिया जैसे देशों में जहां मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स आए जिसने इकोनॉमी को तेजी से ग्रो किया और उससे जॉब, बिजनेस और हायर इनकम क्रिएट हुआ, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। साथ ही उनकी सरकार ने सब्सिडाइज, वेलफेयर और सपोर्ट स्कीम्स जैसे सोशल प्रोग्राम्स के द्वारा भी गरीबों की मदद की। आज भी कैपिटलिज्म क्यों मजबूत है? कैपिटलिज्म इसलिए मजबूत है क्योंकि ये तेज़ी से बदलता है, क्योंकि फ्री मार्केट में कोई एक सिंगल बॉस नहीं है जो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से तुरंत फैसला लेता है। अगर लोगों को कुछ अचानक से नया चाहिए तो तुरंत ही कंपनीज उसे बनाने लगती है। कंपनीज हमेशा नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अपने कंपटीटर को पीछे करते हैं, और इसी तरह से ये सर्वाइव करते हैं। तो अगर कोई नया ट्रेंड आता है या कोई नई मुसीबत आती है तो प्राइवेट कंपनीज तुरंत ही सिचुएशन के हिसाब से नई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और साथ ही साथ अपने काम को बदल सकती हैं। कुल मिलाकर पूंजीवाद फुर्तीला है और कमांड इकोनॉमी सुस्त है। जैसा कि अभी हमने बात किया कि आज ज़्यादातर देश मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, जहां प्राइवेट कंपनीज और मार्केट्स जॉब्स, नई टेक्नोलॉजी और पैसे क्रिएट करती है। ये कैपिटलिज्म है, और उसी समय सरकार आती है और हेल्थ केयर, एजुकेशन और बेसिक सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाती है ताकि लोगों को स्ट्रगल न करना पड़े, और यही सोशलिज्म है। और यही दोनों सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी होती हैं। सिंपल शब्दों में बिजनेस से पैसा बनेगा और सरकार ये तय करेगी कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हों। ओवरऑल मिक्स्ड सिस्टम हमेशा से अच्छा काम करता रहा है, चाहे जीडीपी पर कैपिटा की बात हो, गरीबी कम करने की बात हो, और चाहे अच्छे पब्लिक सपोर्ट की बात हो। बॉटम लाइन ये है कि पूंजीवाद पैसा बनाता है और वहीं समाजवाद उस पैसे को सही तरीके से बांटकर सोसाइटी को स्टेबल रखता है। आजकल कोई भी देश अपनी इकोनॉमी पूरी तरह सरकार द्वारा प्लान किया हुआ नहीं चलाता, और इसके पीछे कारण भी है। इतिहास हमें यह दिखाता है कि जब सरकार ने इकोनॉमी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया तो उसका परिणाम खराब ही रहा है। जैसे कई सालों तक स्ट्रिक्ट सेंट्रल प्लानिंग के चलते सोवियत यूनियन और उसकी ईस्टर्न ब्लॉक के एलाइड देशों को मार्केट इकोनॉमी की ओर बढ़ना पड़ा। एक पॉलिसी स्टडी में पाया गया है कि ईस्टर्न ब्लॉक के देशों में मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को अपनाने के बाद उनके इकोनॉमी में सुधार हुआ। वियतनाम एक और एग्जांपल है, जहां 1986 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने पुरानी व्यवस्था, जहां सरकार इकोनॉमी के हर हिस्से को डिसाइड करती थी, को प्रयोग करने से रोक दिया, और उन्होंने एक नए सिस्टम दोई मोई, जिसका मतलब है रिनोवेशन, की ओर स्विच किया। इस सिस्टम के बाद मार्केट को फ्री किया गया, लेकिन सरकार चीज़ों की निगरानी करती थी, और इस सिस्टम के अनाउंसमेंट के बाद से वियतनाम की इकोनॉमी और सोसाइटी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि ये प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा देश को ग्रो करने में। वेनेजुएला की बात करें तो सरकार द्वारा पूरी तरह ऑयल और भी कई इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में लेने के कारण, जो कि एक समय लैटिन अमेरिका का रिचेस्ट देश हुआ करता था, आज वहाँ पर चीज़ों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोग काफ़ी तेज़ी से गरीब हो रहे हैं। 2013 से 2023 के बीच वेनेजुएला में लिविंग स्टैंडर्ड 74% गिर चुका है और अब तक की सबसे बड़ी इकोनॉमिक कोलैप्स मानी जाती है। सीधी बात, विचारधारा नहीं, रिजल्ट मायने रखता है। कैपिटलिज्म ने हमेशा तेजी से विकास, नए आइडियाज़ और अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को दिया है, और वहीं पूरी तरह से समाजवाद यानी सोशलिज्म वक्त के साथ परिणाम अच्छा नहीं रहा, और इसीलिए पिछले 50 सालों में लगभग सभी सोशलिस्ट देशों ने मार्केट के नियम बनाए, क्योंकि रियल लाइफ में मार्केट ने बार बार लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट देता आ रहा है।